कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले भागों को सुनना ना भूलें। कहानी के पिछले भागों का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। वही किशन के जीते जी ही किशन के हिस्से की जमीन का बंटवारा सुमन और माधवी के बीच हो चुका था। मकान का भी बंटवारा हो चुका था, लेकिन अब माधवी चाहती थी कि वह किशन की मौत के बाद जो सरकार की तरफ से जो भी रुपए मिले उसमें उसका ज़्यादा हिस्सा हो। किशन की मौत के 12 दिन बाद माधवी के घर वाले माधवी को ले गए। उन लोगों ने किशन के खाते में जितने भी रुपए पैसे थे सब निकलवा लिए, क्योंकि किशन के बैंक खाते की सारी जानकारी माधवी को थी। सुमन को इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं था और अब वे लोग किशन को मिलने वाले रुपयों की आस करने लगे। सरकार की तरफ से किशन की आकस्मिक मौत होने के पर घोषणा हुई कि किशन के परिवार को राहत राशि के रूप में 30 लाख रुपए और किशन के बेटे को सरकारी नौकरी दी जाएगी। यह सुनकर माधवी तो जैसे तिलमिला गई और अब वह मिलने वाले सारे उन रुपयों पर अपना हक जताने लगी और कहने लगी कि सरकारी नौकरी तो इसके बेटे को मिल जाएगी, सारे रुपए मुझे ही मिलने चाहिए। लेकिन गांव के लोगों ने सुमन से कहा कि उस माधवी का उन पर कोई हक नहीं है। बहुत हुआ, बहुत कर ली माधवी ने अपनी मनमानी। तुम्हारा घर उजाड़कर अपना घर बसाया था, अब भगवान ने उसका ही घर उजाड़ दिया। लोगों ने कहा कि उसका क्या है, रुपए लेकर दूसरी शादी कर लेगी। सुमन ने कुछ कागजी कार्रवाई की। उसके बेटे की अभी 1 साल की पढ़ाई बाकी थी, तो उसने यह लिखकर आगे दे दिया। वहां से सुमन को सूचना मिली कि जब उसके बेटे की पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो उसे उसकी योग्यता अनुसार सरकारी नौकरी दे दी जाएगी। यह सुनकर सुमन को बहुत खुशी हुई। वही सरकार की तरफ से 30 लाख रुपए सुमन को देने की घोषणा हो चुकी थी। वही सुमन के भैया भाभी जो अब तक सुमन से मुंह से भी नहीं बोलते थे, अब वे लोग भी सुमन के आगे पीछे घूमने लगे और उसकी चापलूसी करने लगे। लेकिन सुमन उनका असली रूप देख चुकी थी। सुमन ने देख लिया कि अच्छे दिनों में हर कोई अपना बन जाता है और बुरे दिनों में अपना ही सबसे पहले साथ छोड़ जाता है। अगर इंसान के पास रुपया हो तो पराये भी अपने बन जाती हैं, वरना दुख के वक्त तो कोई साथ नहीं देता। जब उस पर दुखों का पहाड़ टूटा था तो उसके भाई भाभी ने उसका साथ नहीं दिया था, उस पर ही उल्टे सीधे लांछन लगाए थे। कितनी तकलीफ दी थी उसे, यह कैसे भूल सकती है वह। और आज जब भगवान ने फिर से उसे 2 पैसे दिए तो उसके भाई भाभी उसके आगे पीछे घूमने लगे थे। किसी ने सच ही कहा है, इंसान सब कुछ भूल सकता है, लेकिन अपने बुरे दिनों में अपना साथ देने वाले और अपने पर जुल्म करने वाले इंसानों को कभी नहीं भूल पाता, जैसे सुमन नहीं भूल पा रही थी। अब सुमन को दुनिया की अच्छे से समझ आ चुकी थी। वह समझ चुकी थी कि कौन अपना है और कौन पराया, इसीलिए वह उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। वही गांव के लोग जो सुमन का भला चाहते थे, वह लोग कह रहे थे कि सुमन, भगवान ने तुम्हारी सुनी है, तुम्हारे बेटे को सरकारी नौकरी मिल जाएगी और तुम्हारी बेटी की सरकार की तरफ से जो रुपए तुम्हें मिले उनसे अच्छे से शादी कर देना। चाहे किशन ने तुमसे तुम्हारा हक छीना हो, लेकिन भगवान ने तुम्हें तुम्हारा हक वापस दे दिया, क्योंकि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। हर इंसान को अपने कर्मों का हिसाब यहीं पर देना पड़ता है।
कोई भी इंसान ही यह सोचकर कभी खुश ना हो कि वह दूसरे को दुख देकर खुश रह लेगा। देखो सुमन, जाने वाले के साथ जाया नहीं जाता। इस सृष्टि का यही नियम है, जो आता है वह जाता भी है। किशन इतने दिनों के लिए ही आया था और भगवान ने उसे अपने पास बुला लिया। लेकिन तुम किशन के जाने का दुख मत करो। वह तो तुम्हारे लिए उसी दिन से मर गया था जब उसने तुम्हें धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाला था, तुम्हारे चरित्र पर उंगली उठाई थी और बिना तुम्हारे बच्चों और तुम्हारे बारे में सोचे बिना दूसरी शादी की थी। वह तो तुम्हारे लिए उस दिन से ही मर गया था। तो अब उसके होने या ना होने से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? यह कहकर गांव के लोगों ने सुमन को तसल्ली देनी चाहिए। सुमन जहां अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य को लेकर खुश हो रही थी, वहीं उसे अपने पति के जाने का गम भी था। चाहे उसके पति ने उसके साथ कैसा भी सलूक किया हो, लेकिन कभी ना कभी तो सुमन ने अपने पति से सच्चे दिल से प्यार जो किया था। उधर माधवी भी इस कोशिश में लगी हुई थी कि उसे भी रुपये मिले, लेकिन उसे रुपये मिलने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। तो उसके पिता लोगों से कहते थे कि मैंने इतनी उम्र-दराज आदमी के शादी अपनी बेटी की शादी इसीलिए की थी क्योंकि मुझे रुपया चाहिए था। रुपयों के लिए ही तो मैंने अपनी फूल सी बेटी उस उम्र-दराज आदमी से को दी थी, और रुपये तो मैं हर हाल में माधवी से लेकर रहूंगा, सुमन से लेकर रहूंगा। सुमन ने जब अपने पति और अपनी सौतन की मासूम सी बेटी को देखा तो कहा कि अब वह तो रहे नहीं, इसीलिए मैं बस इतना कर सकती हूँ कि इस मासूम सी बच्ची को पढ़ा लिखाकर इसकी शादी कर सकती हूँ। सुमन के इस फैसले को सुनकर गांव में सब लोगों ने तारीफ की। चाहे किशन ने सुमन के साथ कैसा भी सलूक किया हो, चाहे माधवी ने उसकी सौतन बनकर उसका घर बर्बाद किया हो, लेकिन फिर भी सुमन को माधवी और किशन की बेटी की चिंता है। वही सुमन ने अपनी तरफ से माधवी के घर वालों से साफ साफ कह दिया कि माधवी की अभी सारी जिंदगी पड़ी है, वे लोग उसकी कहीं भी शादी कर दे। माधवी और किशन की जो बेटी हैं उसकी पढ़ाई लिखाई और शादी का सारा खर्चा वह उठाएगी। सुमन के इस फैसले से गांव में सब लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। वही सुमन की सौतन माधवी सच में ही गर्भवती थी। जब किशन की मौत हुई थी तब वह 2.5 महीने की गर्भवती थी। समय गुजरने के साथ उसने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन अब उसका कोई सहारा न था। इसीलिए वह अपने बच्चों को लेकर किशन के हिस्से की जो जमीन जायदाद उसे मिली थी उसमें रहकर अपने ससुराल में ही गुजारा करने लगी। समय गुजरने के साथ सुमन के बेटे को सरकारी नौकरी मिल गई। इसके साथ ही सुमन के ससुराल के अस्पताल में एक सरकारी डॉक्टर था जो काफ़ी सालों से उसी गांव के अस्पताल में था। सुमन का घर स्कूल के पड़ोस में ही था, अस्पताल के। ऐसे में सुमन के बारे में उसने भी सुन रखा था। सब कुछ हालात देखकर उसने अपनी बेटी का रिश्ता सुमन के बेटे से करना तय किया। वही सुमन का बेटा देखने में काफ़ी सुंदर था, उम्र भी कम थी, सरकारी नौकरी थी, घर परिवार जायदाद में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। ऐसे में उसने इस रिश्ते की बात चलाई, क्योंकि सुमन का रिश्ता जिस फूफा ने करवाया था उसका बड़ा बेटा भी उसी अस्पताल में सरकारी डॉक्टर था, इसीलिए आपस में अच्छे से परिचित थे। उसके तहत और कुछ गांव के लोगों के बारे में मुंह से सुनकर उस टीचर के दिलो दिमाग में यह रिश्ता अच्छे से बैठ गया और उसने सुमन के बेटे की सगाई अपनी बेटी से कर दी। फिर समय आने पर शुभ मुहूर्त में धूमधाम से विवाह भी
कर दिया। अब सुमन का बेटा सरकारी नौकरी में है, घर में बहू भी आ चुकी है। सुमन अपने बेटे बहू के साथ खुश है। उसकी बेटी का विवाह करना अभी बाकी है। वह उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता तलाश रही है। 6 महीने बाद सुमन ने अपनी बेटी की शादी एक पुलिस अफसर से कर दी। उसकी बेटी अपनी ससुराल में बहुत खुश है। बहुत ही अच्छा ससुराल मिला है। वही उसकी सौतन, जो अपनी एक गलती की वजह से, अपने लालच की वजह से अपने मासूम बच्चों को के साथ अपनी इतनी लंबी जिंदगी अकेले गुजारने के लिए मजबूर है। सुमन उसकी बेटी की पढ़ाई का खर्चा उठा रही है। धन्यवाद दोस्तों। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। दोस्तों, हमारी कहानी कष्ट भरी जिंदगी यहाँ समाप्त होती है और यहाँ से हम अगली कहानी कर्तव्य शुरू करेंगे और पूरी कहानी, संपूर्ण कहानी सुनिए। गरिमा एक छोटे से शहर में रहने वाली 27 वर्षीय युवती है। उसके पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था। वह 11वीं क्लास तक पढ़ी है। गरिमा न केवल घर के कामकाज में निपुण है, बल्कि घर के खर्च में अपनी मां की मदद करने के लिए एक ब्यूटी प्रोडक्ट्स की दुकान में सामान दिखाने का काम भी करती है। गरिमा की मां लक्ष्मी लोगों के घरों में झाड़ू पोछा व बर्तन मांजने का काम करती है। पति के देहांत के बाद घर की सारी जिम्मेदारी लक्ष्मी पर आ गई। लक्ष्मी ने ही दोनों बच्चों का पालन पोषण किया। गरिमा का एक छोटा भाई है जिसका नाम गौरव है। वह 10वीं क्लास में पढ़ता है। दोनों माँ बेटी काम करके घर का खर्च चलाती है और गौरव की पढ़ाई का खर्चा भी उठाती हैं। गरिमा की उम्र शादी लायक है, लेकिन उसकी माँ की इतनी हैसियत नहीं कि शादी में अच्छा दहेज दे सके। ऊपर से गरिमा का रंग सांवला है। जो भी लड़के वाले उसे देखने आते हैं, पहले तो रंग की वजह से उसे देखकर मना कर देते हैं, और अगर कोई रिश्तेदारी और जान पहचान के लोग निकले तो दहेज लेकर शादी करने की बात करते हैं। जैसे जैसे गरिमा की उम्र बढ़ रही है, उसकी माँ लक्ष्मी की चिंता भी बढ़ रही है। गरिमा अपने माँ व भाई के साथ किराए के मकान में रहती है, जिसमें एक कमरा है और एक किचन व एक टॉयलेट बाथरूम। 1600 रुपये किराया हर महीने देना होता है। ऊपर से बिजली का बिल और पीने के पानी का पैसा अलग से। गरिमा को दुकान पर 4000 रुपये महीने की तनख्वाह मिलती है। उसकी माँ भी जैसे तैसे लोगों के घरों में झाड़ू पोछा और बर्तन मांजकर 6000 तक कमा लेती है। एक अकाउंट बैंक में खुलवा रखा है गरिमा के नाम से। उसमें हर महीने 1000 रुपये जमा करवा देती है। गरिमा की शादी के लिए दोनों माँ बेटी की मेहनत से जिंदगी मानो जैसे तैसे कट रही है। गरिमा का भाई गौरव पढ़ने में अच्छा है, हमेशा फर्स्ट डिवीजन से पास होता है। पैसों की कमी के चलते लक्ष्मी को गरिमा की पढ़ाई बीच में ही रुकवानी पड़ी, लेकिन गरिमा अपने भाई को पढ़ा लिखा के एक अच्छा इंसान बनाना चाहती है। जिस मोहल्ले में गरिमा और उसका परिवार रहता है, वहाँ गरिमा की उम्र की लगभग सभी लड़कियों की शादी हो चुकी है। मोहल्ले वाले भी लक्ष्मी को ताने कसने लगे हैं कि बेटी के पैसे से घर चलता रहे, इसीलिए वह अपनी बेटी की शादी नहीं करवा रही। आज भी सुबह कौशल्या ताई ने ताना मार ही दिया कि लक्ष्मी तो मरते दम तक बेटी की कमाई से घर चलाएगी। लक्ष्मी के कानों में ये बात सुनकर मानो घी जम गया हो। उसके मन में तो लोगों के घर में झाड़ू पोछा करते समय भी यही सब बातें गूंज रही है। घर आते ही लक्ष्मी खाट पर लेट गई, लेकिन आंखों में नींद नहीं। वह लगातार एकटक दीवार को देखे जा रही थी। गरिमा अभी काम पर गई हुई थी। दुकान में 5 बजे तक काम करने के बाद वह घर आती थी। मार्च का महीना चल रहा था। गौरव की 10वीं की एग्जाम चल रही थी। माँ की चारपाई के पास चटाई पर बैठा हुआ वह पढ़ रहा था। गरिमा के विवाह को लेकर लक्ष्मी की चिंता लगातार बढ़ती जा रही थी।
गौरव जरा एक गिलास पानी तो पिला दे बेटा, प्यास से गला सूख रहा है। लक्ष्मी ने गौरव को आवाज लगाई। गौरव उठकर पानी लेने अंदर किचन में जाता है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। गौरव अंदर से पानी का गिलास लाता है और अपनी माँ को पानी देकर दरवाजा खोलता है। दरवाजा खोलते ही सामने एक लड़का दिखाई देता है। वह गौरव से पूछता है, क्या यह गरिमा का घर है? गौरव उसे हाँ में जवाब देता है। तब लड़का उसे बताता है कि आज गरिमा दुकान से देर से वापस आएगी। दरअसल आज नया माल आया है, अतः उसे जमाने और स्टिकर लगाने का काम है। इसीलिए उसने आप लोगों तक यह खबर पहुंचाने को मुझसे कहा था। उसके साथ की और लड़कियां भी आज देर से घर जाएगी। गरिमा की माँ उस लड़के से उसका नाम पूछती है। जी विपिन। वह अपना नाम बताता है और लड़का चला जाता है। गरिमा की माँ रात का खाना बनाती है और गौरव के साथ गरिमा का इंतजार करने लगती है। यूँ तो गरिमा रोज 5:30 बजे तक घर आ जाती थी, लेकिन आज रात के 9:30 बज चुके होते हैं। तभी एक बाइक की आवाज़ सुनाई देती है। गरिमा की माँ दरवाजा खोल के बाहर देखती है तो वही लड़का विपिन गरिमा को बाइक से छोड़ने आया हुआ है। गरिमा को छोड़कर वह चला जाता है। इधर गरिमा की माँ से पूछती है, ये लड़का क्या तुम्हारे साथ ही काम करता है? गरिमा उसे बताती है कि यह लड़का उसी के साथ दुकान में कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करता है। ग्राहक जो भी सामान खरीदता है वह सामान का कंप्यूटराइज्ड बिल बनाता है। गरिमा अपनी माँ को बताती है कि विपिन बीकॉम तक पढ़ा है। गरिमा अपनी माँ से कहती है, चलो माँ खाना खाते हैं, बड़ी जोरों से भूख लगी है। इतना कहकर गरिमा अंदर चली जाती है। हाथ मुंह धोकर गरिमा खाना लगाती है। तीनों खाना खाते हैं। गौरव वापस अपनी पढ़ाई करने लग जाता है। गरिमा आंखें बंद कर सोने लगती है, लेकिन लक्ष्मी की आंखों में नींद नहीं। उसकी आंखों में तो मानो बेटी की शादी की चिंता लगातार गोते लगा रही है। थोड़ी देर में गौरव भी लाइट बंद कर सोने के लिए आ जाता है। अभी लक्ष्मी को भी हल्की नींद आ रही है। आखिर वो भी थकी हुई जो थी। सुबह के 6 बजे होंगे कि लक्ष्मी के मोबाइल का अलार्म बजने लगता है। घर में सिर्फ एक ही मोबाइल था, वो भी लक्ष्मी के पास। गरिमा और गौरव माँ के मोबाइल से ही अपना काम चला लिया करते थे। उठते ही दोनों माँ बेटी अपने घर का काम करती है। गरिमा खाना बनाकर अपनी माँ और भाई के लिए रख देती है और खुद टिफिन लेकर दुकान पर जाने लगती है। गरिमा अपनी माँ से कहती है, माँ आज भी दुकान पर काम ज़्यादा होगा, मुझे वापस आने में देर होगी। तुम और गौरव खाना खा लेना, मेरा इंतजार मत करना। इतना कहकर गरिमा दुकान पर चली जाती है। इधर लक्ष्मी भी लोगों के घर का काम करने के लिए निकल पड़ती है। गौरव अपनी पढ़ाई में लगा हुआ था। दुकान पर पहुंचते ही मालिक नए आए हुए माल पर स्टिकर लगाने का काम गरिमा और अन्य लड़कियों को सौंप देता है। गरिमा के साथ ही अन्य 2 लड़कियां भी उसी दुकान पर ग्राहकों को ब्यूटी प्रोडक्ट्स दिखाने का काम करती हैं। दोपहर तक स्टिकर वाला काम खत्म करके तीनों लड़कियां साथ में बैठकर अपना लंच करने लगती है। दुकान पर एक कोने में थोड़ी खाली जगह है, जहां बैठकर सभी कामगार साथ में खाना खा लिया करते थे। इतने में गरिमा का ध्यान विपिन की ओर जाता है। यूँ तो रोज वह अपना खाना उन तीनों लड़कियों के साथ खाता था, लेकिन आज लंच के टाइम में भी कंप्यूटर पर ही बैठा हुआ है। गरिमा उसे आवाज़ देती है, विपिन आज खाना नहीं खाओगी क्या? उपवास तो नहीं रखे हो? तभी विपिन उसे आकर बताता है कि उसकी माँ की तबीयत खराब है, इसीलिए घर पर खाना नहीं बना। इतना सुनते ही गरिमा उसे अपने टिफिन में से लंच करने को कहती हैं। बाकी 2 लड़कियां भी अपने टिफिन में से कुछ खाना विपिन के लिए निकाल देती हैं। सभी मिलकर खाना खाते हैं। गरिमा विपिन से कहती है कि जब तक उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं हो जाती, तब तक गरिमा ही उसके लिए खाना लाएगी। गरिमा भले ही तन से सांवली थी, लेकिन उसके मन में लोगों के प्रति अच्छाई और उदारता भरी हुई थी। विपिन को भी गरिमा का स्वभाव अच्छा लगता था। फिर दोनों थे भी हम उम्र, तो दोनों में आपस में अच्छी बनती थी। विपिन की माँ अक्सर बीमार रहा करती थी। उनकी उम्र हो चली थी। मन में बस यही इच्छा थी कि विपिन के लिए एक अच्छी सी लड़की देखकर
उसकी शादी कर दे। विपिन के पिता ने दूसरी शादी कर रखी थी, अतः वे अपनी दूसरी पत्नी और बच्चों के साथ रहते थे। विपिन का परिवार अच्छे संपन्न घराने से ताल्लुक रखता था, लेकिन पिता ने 2 शादियां कर रखी थी और उनका झुकाव विपिन व उसकी मां की तरफ नहीं, बल्कि अपनी दूसरी पत्नी व उसके बच्चों की तरफ ज्यादा था। विपिन की मां को बहुत पहले ही विपिन के पिता ने एक घर व कुछ रुपए देकर अलग कर दिया था। जैसे जैसे विपिन बड़ा हुआ, उसे समझ आ गया था कि वो ही अपनी मां का इकलौता सहारा है। कंप्यूटर में ग्रेजुएशन करने के बाद से ही वह दुकान पर जॉब करने लगा था, ताकि उसकी मां को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, वह घर का खर्च अच्छे से चलता रहे। जैसे विपिन अपने घर में अपनी मां का सहारा था, वैसे ही गरिमा ने भी अपने घर की बागडोर संभाल रखी थी। दोनों के विचार भी आपस में काफी मिलते थे। विपिन देखने में ठीक ठाक था, गेहुआ रंग और लंबी कदकाठी का। विपिन स्वभाव से भी शांत और शालीन प्रतीत होता था। गरिमा की मां को तो विपिन पहली नजर में ही भाग गया था। उन्हें गरिमा के लिए ऐसे ही लड़के की तलाश थी, लेकिन गरिमा समझदार थी। वह जानती थी कि जब विपिन देखने में अच्छा लगता है, तो विपिन की मां अपने बेटे के लिए लड़की भी सुंदर ही खोजेगी। बस यही बात सोचकर गरिमा ने विपिन को सिर्फ एक दोस्त से ज्यादा कभी कुछ नहीं माना था। लेकिन विपिन मन ही मन गरिमा को पसंद करता था। गरिमा की शालीनता, उदारता उसे भा गई थी। अपनी जीवन संगनी के लिए उसे जो खूबियां चाहिए थी, वो सब गरिमा में मौजूद थी। गरिमा और उसकी माँ दिन रात मेहनत करते, गौरव की पढ़ाई ना रुके, इसीलिए गरिमा ने अपनी शादी के सपनों को भी दरकिनार कर रखा था। वह ओवरटाइम भी करने लगी थी ताकि ज्यादा पैसा कमाए। इधर लक्ष्मी जी भी गरिमा की शादी के लिए लड़के तलाश कर रही थी। गौरव ने भी पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसकी मेहनत रंग लाई और वह 10वीं में पूरे जिले में प्रथम आता है। गौरव को स्कॉलरशिप दी जाती है और उसका एडमिशन शहर के एक अच्छे स्कूल में हो जाता है। गौरव साइंस सब्जेक्ट लेकर आगे की पढ़ाई के लिए स्कूल से हॉस्टल में शिफ्ट हो जाता है, जब घर पर सिर्फ माँ बेटी ही रह जाती हैं। गरिमा अपने काम में इस कदर खो गई थी कि मानो उसे दुनिया की खोज खबर ही ना हो। समय धीरे धीरे बीतता जा रहा था। लक्ष्मी जी और गरिमा जितना कमाते, सब गौरव की पढ़ाई और घर खर्च में चला जाता। हालांकि गौरव को स्कॉलरशिप भी मिलती थी, परंतु फिर भी महंगे स्कूल के खर्चे तो ज़्यादा ही होते हैं। धीरे धीरे गौरव 12वीं पास हो जाता है और इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए एंट्रेंस एग्जाम देता है। एग्जाम में गौरव के अच्छे नंबर आते हैं और उसका सिलेक्शन प्रदेश के अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में हो जाता है। कॉलेज की फीस सुनते ही लक्ष्मी जी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह गौरव से कहती है कि बेटा, इतनी फीस तो हम गरीब नहीं दे पाएंगे, तुम ये इंजीनियरिंग छोड़कर कुछ और पढ़ाई कर लो। लेकिन गरिमा अपनी माँ को समझाती है कि जो पैसे उसकी शादी के लिए जमा किए गए हैं, उससे गौरव की फीस भर दो। गरिमा अपनी माँ से कहती है कि जब शादी के लिए कोई अच्छा रिश्ता आएगा तब देखी जाएगी, उसके पीछे हम गौरव का भविष्य बर्बाद नहीं कर सकते। लक्ष्मी जी पहले तो इनकार करती है, लेकिन बेटे के भविष्य की खातिर वह भी मान जाती है और खैर गौरव के कॉलेज की फीस भर दी जाती है। समय यूं ही बीतता जाता है। अब गरिमा 34 साल की हो चुकी थी। गौरव अपनी कॉलेज की पढ़ाई खत्म करके प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगा था। लक्ष्मी जी भी अब बूढ़ी हो चली थी। लड़का कमाने लगा था, सो उन्होंने भी लोगों के घरों में काम करना बंद कर दिया था। गौरव ने एक नया घर किराए पर ले लिया था, जिसमें लक्ष्मी जी, गरिमा व गौरव तीनों साथ ही रहते थे। गरिमा आज भी उसी दुकान पर काम करती थी। वहाँ काम करने वाली लक्ष्मी के साथ की लगभग सभी लड़कियों की शादी हो चुकी थी। विपिन भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका था। उसने अपनी माँ की पसंद की लड़की से शादी कर ली थी। विपिन ने भी दुकान से ऑपरेटर का काम छोड़कर कहीं और नौकरी ढूंढ ली थी।
अब गरिमा अपनी उम्र से छोटी लड़कियों के साथ उस दुकान पर काम कर रही थी। शादी तो दूर, अब तो कोई लक्ष्मी जी से गरिमा के बारे में पूछता तक नहीं था। सब रिश्तेदार गौरव के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते लेकर आने लगे थे। गौरव देखने में भी सुंदर था और कमाता भी अच्छा था, सो उसके लिए रिश्तों की कोई कमी ना थी। इधर गौरव की शादी के लिए हर रोज कोई ना कोई नया रिश्ता आ रहा था, लेकिन लक्ष्मी को गरिमा के ब्याह की चिंता खाई जा रही थी। आखिर बड़ी लड़की की शादी किए बिना कैसे बेटे का ब्याह पहले ही कर सकती थी लक्ष्मी। खैर, वो कहते हैं ना कि भगवान सबकी किस्मत ऊपर से लिखकर भेजता है। गरिमा के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था, मानो भगवान उसकी किस्मत पहले ही लिख चुके थे। जिस दुकान में गरिमा काम किया करती थी, उसके मालिक की बीवी को कैंसर हो गया। मालिक के 3 बच्चे थे। कैंसर जब लास्ट स्टेज पर था, दुकान के मालिक की पत्नी ने मालिक से वचन लिया कि उसके बच्चों को कभी भी मां की कमी महसूस नहीं होने देंगे। मालिक भी अपनी मरती हुई पत्नी को दुखी नहीं करना चाहता था, अतः उसने अपनी पत्नी को वचन दिया कि बच्चों की खातिर वह दूसरी शादी कर लेगा। दरअसल मालिक दीनानाथ की उम्र 56 साल की हो चुकी थी। उसकी बड़ी लड़की 19 साल की थी, अतः दीनानाथ की शादी की जरा भी कामना नहीं थी। लेकिन पत्नी की जिद के आगे वह मजबूर था। कुछ ही महीनों बाद दीनानाथ की पत्नी की मृत्यु हो जाती है। 13वीं आदि का कार्यक्रम रखा जाता है, जिसमें गरिमा और उसकी मां भी जाती है। दीनानाथ का घर मानो किसी महल से कम ना था। घर में हर प्रकार की सुख सुविधा उपलब्ध थी। दीनानाथ जी के घर में उसकी बूढ़ी माँ भी रहती थी। जब गरिमा और उसकी माँ दीनानाथ के घर 13वीं का खाना खा रहे थे, तभी दीनानाथ की माँ की नज़र गरिमा पर पड़ती है। गरिमा तथा उसकी माँ को अपने पास बुलाकर वह कहती है, गरिमा, तुम्हें मेरे बेटे की दुकान पर कई मर्तबा मैंने देखा है कि तुम दुकान का काम बहुत अच्छे से संभालती हो। मुझे सब पता है। तुम्हारी माँ ने शादी के लिए बहुत से लड़के देखे, लेकिन कहीं बात ना बनी। तभी गरिमा की माँ की आंखों से आंसू छलक आते हैं। वह दीनानाथ जी की माँ से कहती है, अम्मा, अब तो मेरे हाथ पैर भी जवाब देने लगे हैं। लड़की का ब्याह करके जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहती हूँ, लेकिन भगवान है कि मेरी सुनता ही नहीं। बुढ़िया गरिमा की माँ को ढांढस बंधाते हुए अपने मन की इच्छा जाहिर करती है। वह लक्ष्मी से कहती है, देखो लक्ष्मी, मेरी बात को ध्यान से सुनो। अगर तुम्हें उचित लगे तो गरिमा को मैं अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। मेरे पोते पोती को माँ के रूप में एक दोस्त मिल जाएगा और मेरे बेटे को जिंदगी काटने के लिए एक सहारा। किसी चीज की कमी ना होने देंगे तुम्हारी बेटी को। आखिर मेरी मरती हुई बहू की भी यही इच्छा थी कि मेरे बेटे का घर फिर से बस जाए और उसके बच्चों को माँ की कमी कभी महसूस ना हो। गरिमा की माँ का तो जैसे दिमाग ही काम करना बंद कर देता है। बुढ़िया की बात सुनकर मानो उसे सांप सूंघ गया हो। आखिर कैसे एक बूढ़े से अपनी बेटी को ब्याह दे। दोनों माँ बेटी चुपचाप बिना कुछ कहे वहाँ से अपने घर वापस चले आते हैं। इधर बूढ़ी अम्मा घर पर आए कुछ रिश्तेदारों से भी अपने बेटे का दोबारा ब्याह करने की बात कहती है। सभी इस बात पर हामी भर देते हैं कि दीनानाथ जी को दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। इधर घर पहुंचते ही लक्ष्मी जी गहन चिंता में डूबी हुई बिस्तर पर पड़ी है। शाम के करीब 6 बजे है। गरिमा अपनी माँ के लिए चाय बना कर लाती है। वह माँ को आवाज़ देती है, माँ उठो, चाय पी लो। आखिर लाख छुपाने के बाद भी लक्ष्मी का दुख बेटी के सामने झलक ही पड़ता है। वह गरिमा से कहती है, आखिर तेरे लिए रिश्ता आया भी तो एक बूढ़े इंसान का। उससे अच्छा तो मैं तेरी शादी किए बिना ही मर जाऊं। गरिमा अपनी माँ को समझाती है, माँ, अगर तुम यह मानती हो कि भगवान ही हमारी किस्मत लिखता है, तो यह मान लो कि मेरी किस्मत में दीनानाथ जी ही लिखा है। आखिर कब तक तुम मेरी शादी के चक्कर में गौरव को बैठा के रखोगी। मेरी वजह से उसकी शादी में रुकावट आ रही है। उससे तो अच्छा है कि मैं दीनानाथ जी से शादी कर लूं। गरिमा अपनी माँ को समझाने की कोशिश करती है कि आखिर अब दीनानाथ जी से शादी कर लेना ही उसके लिए जीवन की एक नई राह है।
इधर गौरव अपनी ऑफिस की जॉब खत्म करके घर आता है। लक्ष्मी जी उसे गरिमा के लिए आए हुए दीनानाथ जी के रिश्ते के बारे में बताती है। अपनी माँ की बात सुनते ही गौरव को धक्का सा लगता है। वह अपनी माँ से कहता है, कैसी बातें कर रही हो माँ तुम? मेरा घर जल्दी बस जाए, इसके लिए हम गरिमा दीदी को गहरी खाई में नहीं धकेल सकते। आखिर क्या मिलेगा उनको एक बूढ़े से शादी करके? अभी तक उन्होंने मेरी पढ़ाई के लिए नौकरी की और अब अपनी बची कुची जिंदगी वो दीनानाथ जी और उसके बच्चों की सेवा करने में गुजार देगी। मुझे ये रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। रसोई के भीतर खड़ी गरिमा अपनी माँ व भाई की बातें चुपचाप सुन रही थी और खड़ी खड़ी वह सोच रही थी कि आखिर क्यों भगवान ने मुझे गोरा नहीं बनाया। इस सांवली शक्ल के साथ गरीबी भी हमें उपहार में मिली है। ये सब बातें सोचते सोचते गरिमा की आंखों से अश्रुधारा निकल पड़ती है। जैसे तैसे अपने दुपट्टे से आंसुओं को पोंछकर वह रसोई से बाहर आती है। गौरव गरिमा से कुछ बात कर पाता इससे पहले ही गरिमा अपना फैसला माँ और भाई को सुना देती है। वह कहती है, मैं दीनानाथ जी से शादी करने को तैयार हूँ। माँ तुम कल ही गौरव के साथ दीनानाथ जी के घर जाकर उनको बोलाओ कि हम लोगों को ये रिश्ता मंजूर है। ये शादी जितनी जल्दी हो सके हो जानी चाहिए। गौरव गरिमा के ये शब्द सुनकर उससे कहता है, क्यों दीदी, आखिर क्यों खुद को सूखे कुएं में धकेल रही हो? आखिर क्या मिलेगा तुमको उस बूढ़े से शादी करके? मैं कल ही तुम्हारा बायोडाटा किसी अच्छे अखबार में छपवा देता हूँ। अगर भगवान ने चाहा तो कोई ना कोई अच्छा लड़का जरूर मिलेगा, लेकिन तुम दीनानाथ जी से शादी करके खुद का वजूद खत्म करने वाली बात ही ना करो तो अच्छा है। लक्ष्मी जी भी गरिमा के सर पर हाथ रखकर कहती है, देख बेटी, हम लोग गरीब जरूर है, लेकिन इतने भी लाचार नहीं कि खुद के लिए 2 वक्त की रोटी भी ना जुगाड़ सके। मैं तुझे जीते जी मरता हुआ नहीं देख सकती। गरिमा अपनी माँ से कहती है, कैसी बातें करती हो माँ तुम? दीनानाथ जी से शादी करके मैं अपने जीवन को एक नई राह देना चाहती हूँ और तुम दोनों हो कि मेरे जीवन के खत्म होने की बात कर रहे हो। आखिर बुराई ही क्या है इस शादी में? मेरे रूप में दीनानाथ जी को उनके बच्चों की देखभाल करने वाला सहारा मिल जाएगा। आखिर बुराई ही क्या है इस शादी में? मेरा बचा हुआ जीवन किसी की सेवा करते हुए आसानी से बीत जाएगा और फिर इतने सालों से काम कर रही हूँ मैं दीनानाथ जी की दुकान पर। वो एक अच्छी इंसान है। मुझ जैसी गरीब और सांवली लड़की से शादी करके वो मेरे ऊपर एक तरह से उपकार ही कर रहे हैं। भगवान को भी शायद यही मंजूर रहा होगा, तभी मैं दीनानाथ जी की दुकान पर ही इतने सालों तक काम पर टिकी रही। और रही बात किसी जवान लड़के से मेरी शादी होने की, तो वो अब एक नीरा स्वप्न मात्र ही रह गया है। जीवन जीने के लिए हकीकत में रहने की जरूरत होती है। सपनों के सहारे हम केवल अच्छी नींद ले सकते हैं, पूरा जीवन नहीं काट सकते। गरिमा ये सब बातें अपनी माँ और भाई गौरव को समझा ही रही थी कि घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। लक्ष्मी जी दरवाजे के खटखटाने की आवाज़ सुन कहती है, रात के 9 बजे हैं, इस वक्त कौन आया होगा? गौरव जरा देख तो बेटा, इतनी रात कौन आया है? गौरव जैसे ही दरवाजा खोलता है तो सामने दीनानाथ जी खड़े हैं। दीनानाथ जी को देखते ही गरिमा उन्हें बैठने को कुर्सी देते हुए बैठने के लिए बोलती है। दीनानाथ जी गरिमा व उसकी माँ लक्ष्मी से क्षमा मांगते हुए बोलते हैं कि आज मेरी माँ ने भूलवश जो भी बातें आप लोगों से कही है, मैं उसके लिए आप लोगों से क्षमा मांगने आया हूँ। वह गरिमा की ओर देखते हुए कहते हैं कि गरिमा, तुम हमारी दुकान की सबसे अच्छी कर्मचारी हो। यह जानते हुए भी कि मेरी और तुम्हारी उम्र में इतना ज़्यादा फर्क है, मेरी माँ ने हमारी शादी का प्रस्ताव तुम्हारे आगे रख दिया। उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। तुम कृपया कर इन सब बातों की वजह से अपना काम मत छोड़ना। दीनानाथ जी की ये सब बातें सुन गरिमा के मन में उनके प्रति श्रद्धा और अधिक बढ़ जाती है। दीनानाथ जी अपनी बात कहकर वहाँ से चले जाते हैं। गरिमा की माँ भी अब वही रट लगाए हुए है कि उस बूढ़े दीनानाथ से अपनी बेटी का ब्याह नहीं करूंगी। गरिमा वापस दीनानाथ जी की दुकान पर काम करना शुरू कर देती है।
ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। गौरव गरिमा की शादी के लिए अखबार में इश्तेहार देता है। वह इंटरनेट पर भी कुछ वेबसाइट पर गरिमा का बायोडाटा अपलोड करता है, लेकिन हालात ज्यों के त्यों बने रहते हैं। आखिर कहीं से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। चारों ओर से निराशा ही हाथ लगती है। लक्ष्मी जी की तबीयत थोड़ी खराब रहने लगती है। गले में खांसी और पैरों में दर्द रहने लगा था। पहले वह घर पर सुबह का नाश्ता और गौरव व गरिमा का टिफिन बनाने में गरिमा की मदद कर दिया करती थी, लेकिन अब कमजोरी की वजह से उनसे काम न हो पाता था। घर के कामकाज की सारी जिम्मेवारी अब गरिमा पर ही आ पड़ी थी। वह सुबह उठकर चाय नाश्ता बनाती, अपना व भाई गौरव का टिफिन बनाती, फिर दुकान पर जाती, शाम को आकर रात के खाने का इंतजाम करती। गरिमा अपनी माँ को जरा भी तकलीफ होने ना देती। आखिर उसके पिता की मौत के बाद ने बहुत तकलीफ उठाकर लोगों के घरों में काम करते हुए दोनों बच्चों को बड़ा किया था। इधर गौरव को अच्छा काम करने की वजह से उसकी कंपनी में प्रमोशन मिला था। कंपनी ने उसकी सैलरी भी बढ़ा दी थी, लेकिन उसका तबादला अब दूसरे शहर में हो गया था। उसे वहाँ कंपनी के ऑफिस में मैनेजर का पद संभालना था। गौरव घर आते वक्त साथ में मिठाई का डब्बा लेकर आता है। घर पहुँचते ही सबसे पहले वह अपनी प्रमोशन वाली बात बताकर सबका मुंह मीठा करवाता है। साथ में गौरव यह भी बताता है कि उसका तबादला यहाँ के ऑफिस से दूसरे ऑफिस में हो गया है। गौरव गरिमा से बोलता है कि दीदी, अब तुम ये दीनानाथ जी की दुकान पर नौकरी करना छोड़ दो। मैं तुम्हें और माँ दोनों को अपने साथ ले जाऊंगा। अब कंपनी ने मेरी तनख्वाह भी बढ़ा दी है, अतः तुम्हें काम करने की अब कोई ज़रूरत नहीं। गरिमा गौरव की ये सब बातें सुनने के बाद उसे समझाती है, देखो गौरव, तुम्हें तरक्की मिली, यह बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। कल को तुम्हारा भी परिवार होगा, पत्नी व बच्चे होंगे, तुम्हारी जिम्मेदारियां बढ़ेगी, इसीलिए मैं तुम पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहती। वैसे भी मुझे काम करना अच्छा लगता है, अतः मैं और माँ यहीं रह जाएंगे। तुम भी हर रविवार को यहाँ आते रहना। गौरव गरिमा की इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं होता है। वह कहता है, कैसी बातें करती हो दीदी, माँ की उम्र हो चली है और तुम कहती हो कि मैं तुम्हें और माँ को छोड़कर अकेला चला जाऊं नौकरी करने, यह मुझसे नहीं होगा। और रही बात काम की, तो तुम वहाँ भी काम कर सकती हो। मैं तुम दोनों को लिए बिना नहीं जाऊंगा, यही मेरा फैसला है। आखिरकार गौरव अपनी बहन गरिमा को अपने साथ चलने के लिए मना ही लेता है। गरिमा उससे कहती है कि अच्छा ठीक है, तो कहता है तो मैं वही कोई काम देख लूंगी, लेकिन इस महीने मुझे काम करने दे। दीनानाथ जी इतनी जल्दी मेरी जगह कोई नई लड़की ढूंढ नहीं पाएंगे। मैं उन्हें बता दूंगी कि अगले महीने से मेरी जगह किसी और को रख ले। गौरव इस बात पर राजी हो जाता है। वह बोलता है, ठीक है, मैं अगले महीने आकर तुम दोनों को ले जाऊंगा, लेकिन मुझे तो इस सोमवार को ही वहाँ ज्वाइन करना है, इसीलिए मैं कल शाम वाली ट्रेन से ही रवाना हो जाऊंगा। गरिमा व उसकी माँ गौरव की सब तैयारियां कर देते हैं। अगले दिन गौरव ट्रेन में बैठकर चला जाता है। उस समय बरसात का मौसम चल रहा था। 2 दिनों से लगातार टिपिर टिपिर बारिश हो रही थी। मौसम में कुछ ज़्यादा ही नमी हो चली थी। अगले दिन गरिमा दीनानाथ जी की दुकान पर जाकर उन्हें सूचना दे देती है कि वह अब अगले महीने से काम पर नहीं आएगी। दीनानाथ जी उससे कहते हैं कि गरिमा, तुम्हारे जैसे अच्छे और ईमानदार कर्मचारी की वजह से ही आज मेरी दुकान पर इतने ग्राहक आते हैं और संतुष्ट होकर खरीदारी करके जाते हैं। अगर भविष्य में कोई भी दिक्कत हो तो मुझे अवश्य ही बताना। फिर दीनानाथ जी और गरिमा दोनों ही अपने काम में लग जाते हैं। इधर लक्ष्मी जी घर पर अकेली चारपाई पर लेटी हुई थी। दोपहर का समय था। लक्ष्मी जी की खांसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। गरिमा तो आज भी अपने पास मोबाइल नहीं रखती थी। दीनानाथ जी की दुकान उनके घर के पास ही थी। अगर कुछ काम होता भी था तो गरिमा लंच टाइम में घर चली जाया करती या दुकान की लैंडलाइन से अपनी माँ को कॉल कर लेती। लक्ष्मी जी के पास वही पुराना मोबाइल था
ज़्यादा तबीयत खराब होने पर उन्होंने दीनानाथ जी की दुकान पर फ़ोन लगाया। उधर से दीनानाथ ने फ़ोन उठाया। हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहा है? जी, मैं गरिमा की माँ लक्ष्मी बोल रही हूँ। मेरी तबीयत खराब हो रही है, अतः आप गरिमा को जल्दी घर भेज दीजिए। दीनानाथ जी गरिमा को उसकी माँ की तबीयत खराब होने की सूचना देते हैं। वे खुद अपनी कार से उसे घर तक छोड़ देते हैं। गरिमा दीनानाथ जी की कार से उतरकर दौड़ती हुई अपने घर में घुसती है। उसकी माँ पलंग पर बेहोश पड़ी थी। दीनानाथ जी कार स्टार्ट करके जाने ही वाले थे कि इतने में गरिमा की माँ माँ करके जोरों से चिल्लाने की आवाजें उनके कानों तक पहुंचती है। दीनानाथ जी तुरंत कार से उतरकर गरिमा के घर में प्रवेश करते हैं। अपनी माँ को बेसुध देखकर गरिमा अपने होश खो बैठती है। वह जोर जोर से रो रही है। दीनानाथ जी तुरंत उसकी माँ को उठाकर अपनी कार में हॉस्पिटल ले जाते हैं। वह एक प्राइवेट हॉस्पिटल है। डॉक्टर तुरंत ही लक्ष्मी जी का इलाज शुरू कर देते हैं। डॉक्टर चेकअप करके पूनम और दीनानाथ जी को बताते हैं कि लक्ष्मी जी को टीबी की बीमारी है। बहुत ज़्यादा खांसने और कमजोरी की वजह से वह बेहोश हो गई। डॉक्टर बताते हैं कि लक्ष्मी जी की टीबी बढ़ रही है, तुरंत इनका इलाज करना होगा, अन्यथा बीमारी बढ़ने पर परिणाम और भी गंभीर हो सकता है। दीनानाथ जी डॉक्टरों को तुरंत गरिमा की मां का टीबी का इलाज शुरू करने को बोलते हैं। वह गरिमा से कहते हैं कि पैसों की चिंता बिल्कुल ना करो, बस अपनी माँ का अच्छे से ख्याल रखो। लक्ष्मी जी को 2 दिन हॉस्पिटल में भर्ती रखने के बाद डॉक्टर उन्हें छुट्टी देते हैं। हॉस्पिटल का बिल और दवाइयों का खर्चा सब दीनानाथ जी ही भुगतान करते हैं। गरिमा गौरव को फोन पर ये सारी बातें बताती है। गौरव तुरंत ही अगले दिन की ट्रेन पकड़कर अपनी माँ से मिलने निकल पड़ता है। हालांकि अभी तक लक्ष्मी जी गरिमा के लिए आए हुए दीनानाथ जी के रिश्ते के लिए राजी नहीं थी, लेकिन दीनानाथ जी की दयालुता देखकर वह भी पिघल उठती है। गरिमा के मन में भी दीनानाथ जी के प्रति आदर की भावना और बढ़ जाती है। पलंग पर लेटे लेटे लक्ष्मी गरिमा से कहती है कि तेरे मालिक तो बड़े भले मनुष्य मालूम हो पड़ते हैं। मेरा समय पर इलाज करवाकर हम गरीबों पर बहुत बड़ा एहसान किया है उन्होंने। मैंने उनका रिश्ता तेरे लिए इस वजह से ठुकरा दिया था क्योंकि उनकी और तेरी उम्र में बहुत फर्क है। गरिमा अपनी माँ से कहती है, माँ, भगवान ने मुझे सांवली बनाया, शायद इसीलिए क्योंकि मेरी शादी दीनानाथ जी जैसे अच्छे इंसान से हो सके। गरिमा की माँ गरिमा से कहती है कि बेटी, मैं ठीक होते ही सबसे पहले दीनानाथ जी के घर जाकर उनकी माँ से तेरी शादी की बात करूंगी। आज गौरव के ना होने पर तेरे मालिक ने जो हमारी मदद की है, उसके बाद से मेरे हिसाब से तेरे लिए दीनानाथ जी से अच्छा दूसरा वर नहीं हो सकता। इतने में गौरव घर पहुंचता है। दीनानाथ जी के बारे में सुनकर कि कैसे उन्होंने उसकी माँ और बहन की मदद की, उसको भी अपनी गलती का एहसास होता है। आखिर वह भी गरिमा के दीनानाथ जी से शादी के लिए राजी हो जाता है। थोड़ी तबीयत सही होने पर लक्ष्मी जी गौरव के साथ दीनानाथ जी के घर पहुंचती है और दीनानाथ जी की माँ से गरिमा और दीनानाथ की शादी की बात करती है। बूढ़ी अम्मा बोलती है, गरिमा, तुमने शादी के लिए हाँ करके हमारे परिवार पर बहुत बड़ा उपकार किया है। दीनानाथ जी के दुकान से आने पर उसकी माँ उसे बताती है कि गरिमा और उसका परिवार शादी के लिए राजी है। दीनानाथ जी की गरिमा को काफी समय से जानते थे, इसीलिए वह भी सहर्ष इस रिश्ते को स्वीकार कर लेते हैं। गरिमा और दीनानाथ जी के विवाह की तैयारी होने लगती है। एक निश्चित तिथि पर दोनों का विवाह संपन्न करवा दिया जाता है। आज लक्ष्मी जी बहुत बड़ी जिम्मेदारी से मुक्त हुई है। आखिर उनकी बेटी का विवाह जो हो गया है। लक्ष्मी जी अब गौरव के साथ जाने का निश्चय करती हैं और वो शहर छोड़कर वह भी अपने बेटे के साथ चली जाती है। गरिमा विदा होकर दीनानाथ जी के घर दुल्हन बनकर आती है। बूढ़ी अम्मा उसे चाबियों का गुच्छा देती हुई कहती है, बेटी, अब से तुम ही इस घर की मालकिन हो। दीनानाथ जी की बेटी और बेटा कुछ दिनों तक गरिमा से थोड़ी दूरी बनाकर रखते हैं। हालांकि बाद में गरिमा अपने अच्छे स्वभाव से
उन्हें भी अपना बना लेती है। गरिमा के ससुराल में किसी चीज की कोई कमी ना थी। ठाट बाट नौकर चाकर सब कुछ था, लेकिन अभी भी गरिमा की एक इच्छा थी जो पूरी नहीं हो सकी थी। वह थी उसकी पढ़ाई। पिता की मौत के बाद माँ ने ही गरिमा और उसके भाई को बड़ा किया था। अपनी माँ के कंधों का बोझ कम करने के लिए गरिमा को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी थी। वह केवल 11वीं तक पढ़ी थी। वह आगे पढ़ना चाहती थी। उसने अपनी इच्छा पहले अपनी सास को बताई कि वह आगे पढ़ना चाहती है, लेकिन सास जो ठहरी, वो भी पुराने जमाने की बुढ़िया। उसने गरिमा की बातों को अनसुना कर दिया और गरिमा के कहने लगी, अरे बहू, ये पढ़ना लिखना छोड़ो, अब अपनी घर गृहस्थी अच्छे से संभालो। आखिर मेरे बेटे की पहली पत्नी के मरने के बाद सारी जिम्मेदारी मुझ पर आन पड़ी थी, इसीलिए उसकी दूसरी शादी तुमसे करवाई मैंने। आखिर मेरी भी तो उम्र हो चुकी है, कब तक जिंदा रहूंगी मैं? फिर मेरे ये पोता पोती भी बड़े हो रहे हैं, आखिर उनका ख्याल भी तो तुम्हें ही रखना है। सौतेली ही सही, पर माँ हो तुम उनकी। असल में गरिमा की कहने को तो शादी हो गई थी, परंतु जिंदगी की असली जंग अब शुरू हुई थी उसके लिए। ससुराल आते ही उसकी बूढ़ी सास ने घर की सारी जिम्मेदारी गरिमा पर थोप दी थी। गरिमा के पति दीनानाथ जी स्वभाव से एक अच्छे इंसान थे, लेकिन वे अपनी दुकानदारी में ही व्यस्त रहते थे। उनको हर महीने दुकान का माल लेने के लिए बाहर बड़े शहर जाना होता था। दिन का समय उनका दुकान पर बीतता, शाम को घर आते तो समय दुकान का हिसाब किताब करने में निकल जाता। फिर रात को इतनी थकावट हो जाती, सीधे नींद की गिरफ्त में चले जाते। गरिमा का सारा समय घर पर ही बीतता। गरिमा के लिए तो मानो उसके पति के पास समय ही न था। वह काफी दिनों से कोशिश कर रही थी कि एक ना एक दिन समय निकालकर अपने पति से अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करने के बारे में जिक्र करे, लेकिन दीनानाथ जी इतना व्यस्त रहते कि गरिमा को मौका ही नहीं मिल पा रहा था उनसे इस बारे में बात करने का। दीनानाथ जी का परिवार बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का था। सभी धार्मिक अनुष्ठान व पूजा पाठ बड़े विधि विधान से की जाती थी तथा उनके घर में हर त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। इस बार गरिमा की पहली करवा चौथ थी। करवा चौथ से कुछ दिन पहले बूढ़ी सास गरिमा के पास आकर कहती है, मेरी बड़ी बहू यानी कि मेरे बेटे की पहली पत्नी करवा चौथ का व्रत करती थी। गरिमा, मेरी इच्छा है कि तुम भी इस व्रत को रखो। गरिमा अपनी सास से बोलती है कि जी माँ जी, मैं करवा चौथ का व्रत जरूर रखूंगी। आपके बेटे के लिए सौम्या दीनानाथ जी की पहली पत्नी की बेटी थी। वह कॉलेज में फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी। सौम्या के लिए गरिमा माँ कम और एक सहेली ज्यादा थी। वह गरिमा से कहती है कि छोटी माँ, आप ये जो करवा चौथ का व्रत पिताजी के लिए रख रही हो, इसी व्रत को मेरी माँ भी रखती थी। जिस दिन माँ का व्रत होता था उस दिन वे पिताजी से अपनी मनचाही वस्तु मांग लेती थी और पिताजी उन्हें मना नहीं कर पाते थे। अब गरिमा के दिमाग में एक युक्ति सूझी। उसने सोचा, क्यों ना करवा चौथ वाले दिन मैं अपने पति से अपनी मन की इच्छा जाहिर करूं कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूं। बस फिर क्या था, करवा चौथ का दिन आया। फिर गरिमा अपनी सौतेली बेटी सौम्या के साथ करवा चौथ का सामान जैसे करवे, फल फूल इत्यादि ले आती है। गरिमा करवा चौथ का व्रत रखती है। जब शाम को चांद निकलते ही उसके पति उसका व्रत खुलवाने आते हैं, गरिमा छलनी में चांद और अपने पति की मुख को देखकर अपना व्रत पूर्ण करती है। दीनानाथ जी गरिमा से कहते हैं, गरिमा, आज तुम्हारा पहला करवा चौथ है, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, हम तुम्हें ला कर देंगे। गरिमा काफी हिम्मत जुटाकर अपने पति के आगे अपनी पढ़ने की इच्छा जाहिर करती है। गरिमा को आगे पढ़ने की इच्छा जानकर दीनानाथ जी गरिमा से कहते हैं, गरिमा, तुम एक बहुत ही सुलझी हुई लड़की हो। तुमने मेरी माँ, बच्चों और इस घर की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से संभाल रखी है। अगर तुम पढ़ना चाहती हो तो बेशक पढ़ सकती हो, लेकिन याद रहे, मेरे लिए मेरा परिवार ही सब कुछ है। तुम्हारी पढ़ाई के चक्कर में मेरा परिवार बिखरना नहीं चाहिए। गरिमा अपने पति को आश्वासन देती है कि उसकी पढ़ाई कभी भी परिवार और रिश्तों के बीच नहीं आएगी। ठीक है, कल ही तुम सौम्या के साथ जाकर
किसी स्कूल में 12वीं में दाखिला ले लेना। और हाँ, याद रहे कि तुम रोज स्कूल तो जा नहीं पाओगी, तो उन लोगों से पहले ही बात कर लेना कि सीधे इम्तिहान देने की पहुंचोगी। बाकी पढ़ने में तुम्हें जो भी दिक्कत लगे तो घर पर दोनों बच्चे सौम्या और विवेक तुम्हारी मदद कर देंगे। खैर, गरिमा ने खामोशी से सर हिलाकर हामी भर दी। आखिरकार काफी पाबंदियां लगाते हुए आगे पढ़ने के लिए हाँ तो कर दिया पतिदेव ने। उसके लिए यही काफी था। अगले दिन गरिमा सौम्या और विवेक के साथ कुछ स्कूलों का मुआयना करती है। आखिरकार एक प्राइवेट स्कूल में गरिमा को दाखिला मिल जाता है। उस स्कूल की प्रधानाध्यापिका एक महिला थी। वह गरिमा को 12वीं में 8 सब्जेक्ट्स लेने की सलाह देती है और स्कूल से कुछ किताबें भी दिलवा देती हैं। साथ ही उसके द्वारा एक बार फिर से पढ़ने के लिए उठाए गए कदम की सराहना भी करती है। अब दिन भर गरिमा के घर के कामकाज संभालती और रात में सौम्या और विवेक के साथ पढ़ाई करती। सौम्या और विवेक गरिमा की पढ़ाई में हर तरीके से मदद करते। गरिमा की बूढ़ी सास हरगिज इस पक्ष में नहीं थी कि गरिमा आगे पढ़े, लेकिन अपने बेटे के आगे वह चुप रहती। गरिमा की शादी तो हो गई थी, परंतु वैवाहिक सुख शायद उसके नसीब में नहीं था। दीनानाथ जी ने गरिमा से शादी इसीलिए की थी ताकि उनके बच्चों को एक माँ मिल जाए और घर में एक जिम्मेदार बहू की कमी पूरी हो जाए। बाकी दीनानाथ जी शायद और औलाद पैदा करना ही नहीं चाहता था। यही कारण था कि गरिमा का कमरा अलग था उस बड़े से घर में, और दीनानाथ जी कभी गरिमा के कमरे में झांकते तक नहीं थे। ऐसा लगता था मानो गरिमा को सोने के रथ पर बिठा तो दिया गया हो, लेकिन वहाँ उसके साथ बैठने वाला कोई न था। वह अकेली ही इस जिंदगी रूपी रथ पर सवार थी। वह बहुत ही महत्वाकांक्षी थी। उसने कभी दीनानाथ जी से इस बात की शिकायत नहीं की कि इस घर में उसे एक बहू और मालकिन का दर्जा तो दीनानाथ जी ने दिया, लेकिन उसको अपनी पत्नी होने का हक नहीं दे पाई। दैहिक सुख से वंचित गरिमा आखिर करती भी तो क्या। उसका सांवला रंग जो हर बार उसकी शादी में रुकावट बन जाता था, अब दीनानाथ जी ने उसके सांवले रंग को नज़रअंदाज करके उससे शादी कर ली। उसकी माँ के लिए तो मानो गंगा नहाने जैसा काम था। साथ ही दीनानाथ जी ने उसकी इतनी मदद जो की थी, उसकी बीमार माँ का खर्चा उठाया था। अब इन्हीं सब एहसानों के बोझ तले गरिमा ने दीनानाथ जी के बच्चों और उसके घर को संभालने में अपना सारा जीवन मानो बलिदान दे दिया हो। कहते हैं कि जरूरी नहीं कि रूपवान ही गुणवान हो। यही बात गरिमा पर सही साबित होती थी। वह सांवली होकर भी अपने गुणों से सबका मन मोह लेती थी। घर के कामकाज से फुर्सत होने के बाद गरिमा को जब भी खाली समय मिलता वह पढ़ाई करती। जल्द ही 12वीं की बोर्ड परीक्षा आने वाली थी। गरिमा के मन में एक अजीब सा डर था। आखिर काफी समय बाद गरिमा ने अपनी पढ़ाई जो पूरी की थी, घर के कामकाज करने के बाद जो भी खाली समय बचता उसमें गरिमा अपनी पढ़ाई करती। आखिर पूरी मेहनत और लगन के साथ गरिमा 12वीं की परीक्षा देती है और जब रिजल्ट आता है तो वह फर्स्ट डिवीजन से पास होती है। गरिमा की खुशी का ठिकाना नहीं था। अब वह सौम्या के ही कॉलेज में फर्स्ट ईयर में दाखिला ले लेती है। गरिमा अपनी पढ़ाई जारी रखती है। धीरे धीरे समय निकलता जाता है और वह अपना ग्रेजुएशन भी पूरा कर लेती है। इसी बीच गरिमा के पति की तबीयत थोड़ी खराब रहने लगती है। वे अब दुकान जाने में भी असमर्थ रहने लगे थे। दुकान की कुछ जिम्मेदारी जैसे नया माल मंगवाना, दुकान का हिसाब किताब देखना आदि की जिम्मेदारी अब गरिमा ने ले ली थी। दीनानाथ जी का बेटा विवेक अभी छोटा था, अतः वह दुकान नहीं चला सकता था। गरिमा काफी सालों तक उसी दुकान पर काम कर चुकी थी। सारे ग्राहक भी गरिमा को अच्छी तरह पहचानते थे, अतः उसे दुकान चलाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। अब गरिमा घर के साथ साथ दुकान को भी बहुत अच्छी तरह चला रही थी। एक दिन गरिमा घर का काम निपटाकर दुकान पर जाने ही वाली थी कि अचानक दीनानाथ जी की तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है। उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है।
गरिमा सौम्या और विवेक के साथ दीनानाथ जी को डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टरी जांच में पता चलता है कि दीनानाथ जी को ब्लड कैंसर है। उनके पास केवल कुछ ही महीने शेष हैं जिंदगी के। एक बार फिर गरिमा के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। दीनानाथ जी की आखिरी इच्छा थी कि मरने से पहले अपनी बेटी सौम्या की शादी करवा दे, परंतु दीनानाथ जी की स्थिति अब चिंताजनक होने लगी थी। उनकी तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। दीनानाथ जी का अब अपनी बेटी का रिश्ता लेकर लड़के वालों के घर जाना मुश्किल था। अतः गरिमा ने ये जिम्मेदारी उठाने की सोची। वह खुद अपनी सौतेली बेटी सौम्या का रिश्ता लेकर लड़के वालों के घर गई, बातचीत की। लड़का एक सरकारी विभाग में अफसर था। तय तारीख पर वे लोग गरिमा व दीनानाथ जी के घर उनकी बेटी सौम्या को देखने आए। लड़के को सौम्या पसंद आ गई। विवाह की तारीख निकाली गई। विवाह का सब काम गरिमा को ही देखना था। गरिमा ने अकेले ही सौम्या और विवेक के साथ मिलकर शादी की सारी तैयारियां की। सौम्या का विवाह शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। दीनानाथ जी ये सब देखकर बहुत खुश थे कि उनके जाने के बाद पूनम उनके परिवार के लिए ढाल बनकर खड़ी रहेगी। गरिमा अब अपने सौतेले बेटे विवेक को भी पढ़ाई के साथ दुकान के कामकाज और दुनियादारी सिखा रही थी। देखने में सांवली सी लगने वाली गरिमा इतनी गुणवान होगी, ये दीनानाथ जी और उसके परिवार को भी नहीं पता था। आखिर वो दिन आ ही गया जब दीनानाथ जी ने अंतिम सांस ले इस दुनिया को अलविदा कर दिया। अब गरिमा ही उसके परिवार के लिए एकमात्र सहारा थी। वह अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह निभा रही थी। आखिर गरिमा के जीवन में शादी से पहले भी कर्तव्य था और शादी के बाद भी अपना कर्तव्य निभा रही थी। धन्यवाद दोस्तों।